देखो बुआ, हम लोग ज्योग्राफी में क्वेश्चन पढ़ रहे थे क्या सतही खनन और भूमिगत खनन में क्या अंतर है। तो हम लोग जानते हैं क्या खनन का मतलब क्या होता है, जमीन के अंदर से कोई चीज खोद के निकालना है, खनिज को प्राप्त करना खनन कहलाता है। दो प्रकार से होता है, एक होता है सतही खनन, एक होता है भूमिगत खनन। देखो सतही खनन जो होता है, इस खनन में क्या करते हैं, धरातल के ऊपर जमीन के ऊपर जो भी पहाड़ वगैरह होता है उसको तोड़कर खनिज प्राप्त करते हैं, वो कौन खनन कहलाता है बुआ, सतही खनन। भूमिगत खनन में क्या होता है, जब जमीन के अंदर से खोदकर खनिज को निकाला जाता है, वो कौन खनन कहलाता है, भूमिगत खनन। इसमें जो होता है बालू का पत्थर, ग्रेनाइट, टाइल्स, पत्थर वगैरह इसका एग्जांपल है। भूमिगत खनन की बात करोगे तो कोयला, वो जमीन के अंदर से खोद के निकालते हैं, तो कोयला किसका एग्जांपल हो जाएगा, भूमिगत खनन का। अच्छा एक बात बताओ बुआ, ये सतही खनन जो है ये चूंकि जमीन के ऊपर होता है, इसलिए इस प्रकार के खनन से खनिज को निकालना क्या होता है बुआ, सस्ता होता है और आसानी होता है। लेकिन जब तुम बात करोगे भूमिगत खनन की, तो भूमिगत खनन चूंकि जमीन के अंदर से खोद के निकालते हैं, इसलिए ये जोखिम से भरा हुआ होता है और इसकी तुलना में थोड़ा महंगा होता है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग जान रहे थे बुआ रे, विस्तृत कृषि, विस्तृत वाणिज्य कृषि या इसी को यांत्रिक कृषि भी कहा जाता है। समझो विस्तृत का मतलब क्या होता है बुआ रे, बहुत बड़ा। विस्तृत का मतलब होता है बड़ा। तो विस्तृत कृषि में क्या होगा कि मान लो कि जहाँ की जनसंख्या कम है, जहाँ की जनसंख्या कम है तो स्वाभाविक सी बात है खेती करने के लिए जमीन ज्यादा होगा, नहीं होगा। अगर मान लो कि सिंधिया की जनसंख्या कम रहता और क्षेत्र इतना बड़ा है तो लोग कम रहेगा तो खाली जगह ज्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लो लोग बहुत ज्यादा है, सब घर बना लिया, खाली जगह कम बचा। लेकिन जब लोग बहुत कम है तो घर बहुत कम रहेगा, खाली जगह बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये क्या होता है, जहाँ की जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या घनत्व तो कम होता है, वहाँ क्या होता है कि कृषि करने के लिए बहुत बड़ा भूमि होता है, ज्यादा भूमि होता है। चूंकि बहुत ज्यादा भूमि होता है, बड़ा भूमि होता है, वहाँ कृषि भी बड़े स्तर से किया जाएगा, ज्यादा किया जाएगा। तो इस प्रकार की कृषि को हम लोग कौन कृषि कहते हैं, विस्तृत कृषि कहते हैं। इसमें जो कृषि होता है वह बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, इसलिए इस प्रकार की कृषि को विस्तृत कृषि कहा जाता है। अब देखो इस कृषि में क्या 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 होता है, क्योंकि हम लोग कृषि करते हैं बहुत बड़े आकार पे, बड़े स्तर पे, तो बताओ क्या हम लोग खुरपी से उसको अथी करेंगे नहीं, या कुदाली से तामेंगे नहीं, उसके लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे, मशीन का प्रयोग करेंगे, यंत्र का प्रयोग करेंगे। यंत्र का मतलब मशीन होता है। क्योंकि इस कृषि में यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रकार की कृषि को कौन कृषि कहते हैं, यांत्रिक कृषि भी कहा जाता है। समझ में आया, एक बार और देख लो। बोलोगे जहाँ की जनसंख्या घनत्व कम होता है, मतलब जनसंख्या कम होता है, वहाँ पर खेती बहुत बड़े आकार पे किया जाता है, कृषि योग्य भूमि ज्यादा होता है, बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। और इस प्रकार की कृषि करने के लिए तो एक पर और आगे हो गया, पूरे खराब हो गए। चलो इस प्रकार की कृषि को करने के लिए हमें यंत्र की आवश्यकता होती है, मशीन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे हम लोग किस कृषि के नाम से जानते हैं, यांत्रिक कृषि के नाम से जानते हैं। चलो अगला हम लोग देखते हुआ आगे कहता है कि मिश्रित कृषि क्या है। मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिला हुआ, यही ना। मिश्रित कृषि क्या है, मिश्रित का मतलब होता है मिला हुआ। देखो जब खेती के साथ साथ हम लोग पशु को भी पालेंगे, मतलब कृषि भी करेंगे और पशुपालन भी करेंगे, इस प्रकार की कृषि को हम लोग कौन कृषि कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। जैसे मान लो कि तुमको अगर पशु पालना है, तुम क्या करोगे, पशु पालने के साथ साथ चारा भी की खेती करोगे, इसलिए ताकि पशु चारा को खा सके। तो जब हम चारे की खेती करते हैं, वो खेती कौन सी खेती कहलाता है, मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहलाता है। समझ में आया बात। हम क्या बोले कि जब कृषि भी कर रहे हैं और पशु को भी पाल रहे हैं, दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि खुद का खेत में चारा रहेगा तो हमें फायदा होगा, खरीदना नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या करते हैं, पशु को पालने के साथ साथ हम लोग चारा का भी खेती कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती होगा, ये खेती क्या कहलाएगा, मिश्रित खेती कहलाएगा। समझ में आया बात, फिर से हो गया क्या।
लोग बात करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि क्या है। भूमध्य सागरीय कृषि क्या है। देखो ये जो भूमध्य सागरीय कृषि है ये भूमध्य सागर के इलाके में किया जाता है और इस प्रकार की खेती में किस प्रकार खेती होती है, किस खेती की जाती है, खट्टे फलों की खेती की जाती है। किस खेती की जाती है, खट्टे फलों की। और शक्ति में पूछेगा कि खट्टे फलों की खेती के लिए कौन सा कृषि उपयुक्त है, तो भूमध्य सागरीय कृषि उपयुक्त होती है। जैसे किसकी बात करोगे, अंगूर की बात करोगे, अंगूर की खेती कौन सा खेती है, तो भूमध्य सागरीय खेती है। बोलोगे वैसा कृषि जो भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में होता है, वैसे कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। और इस क्षेत्रों में खट्टे फलों की खेती ज्यादा की जाती है और ज्यादा इसकी विशेष होती है खेती अंगूर की। आगे हुआ सामूहिक कृषि। देखो सामूहिक कृषि क्या हुआ, सामूहिक का मतलब क्या हुआ, अरे समूह। जब कृषि जो है ना, इस प्रकार कृषि में क्या होता है, कोई एक लोग नहीं करता बल्कि इस प्रकार की कृषि का स्वामित्व, इस प्रकार कृषि का मालिक पूरे समाज होता है। समाज जब भी बात करेंगे समाज का, तो समाज में समूह आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और जब हम समाज की बात करेंगे, समाज में एक लोग रहता है नहीं, समाज में समूह रहता है। इस प्रकार की कृषि जो होगा, इस प्रकार की कृषि का मालिक या इस प्रकार की कृषि में मेहनत किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा बल्कि पूरे समाज के द्वारा किया जाएगा। ऐसी कृषि को कृषि बोलेंगे हम लोग, सामूहिक कृषि कहते हैं। इसी कृषि को सोवियत संघ में क्या कहा जाता है, अरे कोलखोज के नाम से जाना जाता है, कोलखोज के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, सोवियत संघ में। ऑब्जेक्टिव ये लाइन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन था वो मेरे कि कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसा क्या कारक है, ऐसा क्या सा रीजन है, क्या कारण है जिससे कृषि कार्य प्रभावित होता है। बताओ, कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक कारक। मान लो वर्षा बहुत हो गया तो खेती हो पाएगा, जब पूरा जमीन में पानी लगा हुआ खेती हो पाएगा। मान लो कि वर्षा हुआ ही नहीं, पूरा सुखाड़ पड़ गया, उसमें भी फसल हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक कारक नहीं हो सकता। आर्थिक कारक की बात करो, अगर तुम्हारे पास रुपया पैसा नहीं है, बताओ खेती कर पाओगे, खाद कहाँ से ला के दोगे, बीज कहाँ से दोगे, मजदूरी कहाँ से दोगे। तो आर्थिक कारक भी प्रभावित कर सकता है, प्राकृतिक कारक भी प्रभावित कर सकता है और सांस्कृतिक कारक भी प्रभावित कर सकता है। इसमें सबसे मेन रीजन जो हो सकता है वो हो सकता है जलवायु। अगर मान लो जलवायु अच्छा नहीं है तो फसल अच्छा नहीं होगा। अगर भूमि की प्रकृति अच्छी नहीं है तो भी फसल अच्छा नहीं होगा। मान लो कि भूमि ऐसा है जहाँ की भूमि उपजाऊ है ही नहीं, वहाँ खेती हो पाएगा नहीं। भारत की भूमि बहुत उपजाऊ है, कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया थी। भारत की मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ थी, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था। लेकिन अंग्रेजों ने इस चीज को लूटने का काम किया था। तो महत्वपूर्ण कारक में बोल सकते हो जलवायु हो सकता है, भूमि की प्रकृति हो सकता है, और भी बहुत सारे रीजन है। रुपया पैसा की वजह से भी लोग कृषि कार्य में प्रभावित होते हैं। समझ में आया? इस प्रकार कृषि कार्य से प्रभावित करने वाले कारक को देख सकते हैं।